अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम सीखते क्या है? बेसिकली जब याद रखिएगा, जब भी इस चैप्टर की बात होती है ना, तो बेसिकली हमको इस आइटम पे बेस करनी होती है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस आइटम को हमने समझना होगा। अब इसको समझने के लिए ना, पहले आज की क्लास के अंदर में इसका पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता हूँ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपके पास ये आइटम्स हो, एसेट्स जो कि बनते हैं लायबिलिटी से, प्लस कैपिटल। ये एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे कोई चीज इंप्रूवमेंट की डालूं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि बिजनेस में एसेट लाने हैं, तो एसेट लाने के लिए अपना पैसा लगाना पड़ेगा या किसी से लोन लेना पड़ेगा, लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये जो शेयर्स है, ये बेसिकली आपकी कैपिटल नेचर है, और ये जो वेंचर है, ये आपकी लाइबिलिटी नेचर है। इसका मतलब सर समझा, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ आप समझ लें कि जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया, तो इसने इसके नाम को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब एक चीज समझो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है। सर अगर मैं दोनों के स्ट्रक्चर को बात करूँ, देखो, इदारा चलता है फंडिंग पे। इस पे चलता है फंडिंग पे। अब फंडिंग दो तरीके की होगी। एक तो होती है शेयर्स के जरिए फंडिंग करना, और एक होती है डिवेंचर्स के जरिए हम फंडिंग करना। अब जब शेयर्स के जरिए आप फंडिंग करते हैं, इट मींस आप जो अगला पर्सन है उसको आप बिजनेस में क्या बनाते हैं, ओनर बनाते हैं। जब आप डिबेंचर के जरिए फंडिंग करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लेंडर बन जाता है। जब आप ओनर की बात करते हैं, तो ओनर रिस्क लेता है। यस सर। और रिस्क के साथ साथ वो एक और चीज भी अपने साथ ऑक्यूपाई करता है, जो कि रिटर्न। अगर हम बात करते हैं लेंडर की, तो लेंडर ना रिस्क लेता है, नो रिस्क, नो रिटर्न, ना ही इसका कोई रिटर्न होता है। समझा ये क्या बात कर दी? लेंडर को फायदा तो मिलता है, हाँ, फायदा मिलता है, प्रॉफिट में से नहीं मिलता। यानी इसको मिसाल के तौर पे जो रिटर्न मिलेगा ना, वो बेसिकली मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रॉफिट का, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, इसको प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड सेट में रखना। तो इसका मतलब है सर कि ये बेसिकली जब शेयर्स आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो आप जब शेयर्स ले रहे हो, तो इसका मतलब है आप उस कंपनी के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हो, उस कॉर्पोरेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, सर हमजा मैं उस कॉर्पोरेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसको अपने माइंड सेट में आप लोग रखिएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसको एकदम हम डिटेल में जाके समझ रहे हैं। इसकी वजह भी यही है, ताकि कॉन्सेप्ट फिर बाद में हमें मसला ना करे। अच्छा, एक चीज इसको भी देखो। अब इसको किसकी पेमेंट होती है? जब प्रॉफिट की, और प्रॉफिट जब कंपनी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, और 10,000 शेयर होल्डर थे, तो सबको 10-10 रुपए मिलेंगे, ऐसा ही है ना? तो वो जो प्रॉफिट डिवीजन होती है, उसका एक पार्टिकुलर नेम है, डिविडेंड। तो उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर हो, क्या हो आप? शेयर होल्डर। तो आपको कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। लेकिन मिसाल के तौर पे आप कंपनी में डिवेंचर होल्डर हो, क्या हो? तो फिर आपको कोई डिविडेंड नहीं होगा, आपको सीधा इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी, जो कि डिसाइड हुई। जी, आपको सीधा क्या मिलेगी? इंटरेस्ट की पेमेंट। अब मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 10% है, तो आपको 10% मिल गया। अब वो कमाए या नहीं कमाए, आपको उस आपका हिसाब पूरा मिलेगा। तो सर इस चीज़ को अपने माइंड सेट में रखें कि जब भी हम डिवेंचर और शेयर्स के ऊपर बात करते हैं, तो लोगों का यही कौन सा मिलावा होता है कि यार इसको कैसे लेके चलेंगे। भाई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से काम हो। अच्छा, मैं एक और लॉजिकल चीज़ बताऊं आप लोगों को। मैंने, अगर थोड़ा सा आप लोग याद करें, तो आप लोगों को कुछ मैंने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। उस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अंदर मैंने ये बताया था कौन सा डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ शेयर होल्डर की, तो शेयर होल्डर की नेचर क्या है?
सर शेयर, जब भी शेयर होल्डर की नेचर क्या है सर, हमसे कैपिटल है, ऐसा ही है ना, अभी ऊपर बताया था मैंने। और आपका जो डिबेंचर है उसकी नेचर क्या है, लाइबिलिटी, ऐसा ही है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो शेयर्स क्या होगा बाय डिफॉल्ट, समझा, या शेयर जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या होगी। अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स, हम ये लिखेंगे ना, डिबेंचर पेएबल, यही लिखेंगे। तो डिबेंचर पेएबल की नेचर क्या है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो दोनों ही क्रेडिट होती है। चेक करें रूल आप इसको अच्छे से, एसेट एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, बाकी सारे क्रेडिट। तो सर इस चीज को अपने माइंडसेट में रखें कि ये बहुत लॉजिकल चीज है। इसका मतलब कैश आपको दोनों एंगल से आ रहा है, मिसाल के तौर पे शेयर से भी कैश आ रहा है, तब भी आप किसको क्रेडिट करोगे, शेयर्स को क्रेडिट कर दोगे। लाइबिलिटी से भी कैश आ रहा है, तब भी आप किसको क्रेडिट कर दोगे, डिबेंचर। और इस तरीके से ये वाली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो मैंने स्टार्ट में लिखी है, ये प्रूफ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी शेयर्स और डिबेंचर्स की बात की जाती है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। उसमें आपको ये चीज समझनी होती है कि भाई लॉजिक क्या बन रही है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, कितना आपका प्रोपोर्शन कैपिटल का ज्यादा है, कितना आपका प्रोपोर्शन डिवेंचर का ज्यादा है, यानी लैंडिंग कितनी है और ओन कैपिटल कितना है, ये आपने देखना होगा, सही है। तो ये फंडिंग के हमेशा एक बात याद रखिएगा, फंडिंग के हमेशा ये दो सोर्सेज है, फंडिंग की कितनी सोर्सेज है, ये हमेशा दो सोर्सेज होती है फंडिंग में। इसके अलावा फंडिंग की और कोई दो सोर्सेज नहीं होती। हाँ वो आप इसको मॉडिफाई करते हैं, अभी कुछ लोग इसमें शॉर्ट टर्म ले आते हैं, कुछ लोग इसमें लॉन्ग टर्म ले आते हैं, हम सवाल करेंगे उसमें सारे नए नए वर्ड आएंगे, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, लेकिन एक माइंड अपना बना के रखेंगे कि जो भी चीज होगी इससे आउट नहीं होगी, इसके अंदर ही हो। तो ये पहले दिन मैंने आपको ना इसके पूरे हैंड आउट समरी बना के दे दी है कि इस चीज को माइंड में रख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा, अभी इधर देखो जरा। अब आपने एक चीज सीखनी है, वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यू सिस्टम क्या होता है, देखो यार एक बार समझ लो, अगर इस चीज को समझ लिया ना तो फिर सुकून हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखी हुई होती है उसे कहते हैं भाई हम पार्ड वैल्यू, क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर लिया और ये शेयर का सर्टिफिकेट है, तो ये शेयर का सर्टिफिकेट है और शेयर के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि ये शेयर 10 रुपए का है। तो इसका मतलब है ये इसकी पार्ड वैल्यू, और इसका एक दूसरा नाम है वो भी अपने माइंड में रख लो, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। हम मिसाल के तौर पे आपने एक 10 रुपए का नोट लिया या एक 100 रुपए का नोट लिया, उस 100 रुपए के नोट पे जो उसकी वैल्यू लिखी हुई है ना वही उसकी पार वैल्यू है, वो वही उसकी फेस वैल्यू। ठीक है। अब ये सीन डिबेंचर में भी होता है और यही सीन शेयर्स में भी होता है, कोई नई चीज नहीं होती। लेकिन मिसाल के तौर पर मार्केट वैल्यू, अब नई चीज आ रही है, एक बार याद रखनी, ये जो आप शेयर्स हैं वो शेयर्स ट्रेड किधर होते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग कितनी होती किधर होती है, स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा ही है ना। और स्टॉक एक्सचेंज किस पे बेस करता है, सर मार्केट वैल्यू पे। अब आपने एक रूल ऑफ थंब बनाना है, रूल ऑफ थंब क्या बनाना है, अगर मार्केट वैल्यू बड़ी होती है पार वैल्यू से, अगर मार्केट वैल्यू बड़ी होती है पार वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि सर हमका शेयर्स या डिबेंचर प्रीमियम का केस है। प्रीमियम का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी और मार्केट में कितनी चल रही है, 12 रुपए, 15 रुपए, तो 2 या 5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। अब आपको ये ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू छोटी होती है पार वैल्यू से, यानी पार वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 8 है, तो सर ये ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जी, होती है। तो उससे हम कहते हैं शेयर डिस्काउंट, और डिबेंचर में भी कहते हैं डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है भाई।
ये चीज समझ में आती है? इस चीज को भी अपने पास अच्छे से माइंड सेट में रख लो। मैं क्यों स्टार्ट में ये सारी चीज बता रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं बेस आपकी पक्की कर दूं, तो जब सवाल लगाना शुरू कर दूंगा, तो भले जितना भी टेक्निकल सवाल हो वो आपको ईजी है। सही है? अब ये चीज आपके समझ में आती है? अच्छा, अब आप एक जो चीज अपने माइंड सेट में रखें, आपने वैल्यू सिस्टम समझ लिया। अगर मिसाल के तौर पे कोई भी चीज नहीं लिखी होगी तो हम उसको ही कंसिडर करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है पावर वैल्यू से, तो शेयर डिवेंचर प्रीमियम है। मार्केट वैल्यू कम होती है पावर वैल्यू से, तो शेयर डिस्काउंट है, डिवेंचर डिस्काउंट। ये सारा था वैल्यू गेम। अब जो सवाल आपके पास आता है, तो सवाल को जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ पीरियड्स लिखे हो कि भाई ये फला इतने टाइम की ट्रांजेक्शन है। तो एक बात याद रखें, जब ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है ना? तो अभी चले मैं आपको थोड़ा सवाल की शक्ल दिखा दूँ। इनको छोटा सवाल दूँ। अब देखें, आपके पास जो सवाल आया है उसको अभी इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा आप। अब देखें, एग्जामिनर ने क्या बोला है। धनी ग्लास लिमिटेड completed the following transaction and the par value of the certificate is, कितनी है पार वैल्यू? सर्टिफिकेट की पार वैल्यू आप चेक करें, एग्जामिनर ने आपको मेंशन की हुई है। गौर से देखें, 10 रुपए। यानी इस सर्टिफिकेट की पार वैल्यू 10 रुपए। अब आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है? याद रखिएगा, चैनल चैनल का फॉर्मेट है, मैं नहीं बताऊंगा। अभी इसको आराम से हम लोग जनरल जनरल बनाने हैं आप लोगों ने, मैं सीधा एंट्री बना रहा हूँ। आप लोगों को फॉर्मेट पता है। अब देखिए पहले क्या बोल रहा है, इशू 10,000 शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग वर्थ 12 लाख। ऐसा ही है? सर हमने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग का ताल्लुक किससे? एसेट से है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अब देखिए दिमाग अपना हाजिर रखें, मैं इसमें आपको एक जुगाड़ सिखाता हूँ। बिल्डिंग कितने की है? का 12 लाख की, ऐसा ही है? अच्छा, शेयर्स आपने कितने इशू किए हैं ये चेक करें। 10,000। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? अच्छा, इसको ये 10,000 शेयर है ना, इसमें एक जीरो बढ़ा दो यार। 1 लाख शेयर पर। ठीक है? आप देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप इधर एक चीज रिकॉर्ड करने जा रहे हो, शेयर्स कैपिटल। क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हो? इस चीज को अपने माइंड में रखो कि जब भी तुम शेयर्स कैपिटल की बात करते हो, तो शेयर कैपिटल चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, तुम हमेशा शेयर कैपिटल को उसकी पार वैल्यू पे ही मल्टीप्लाई करो। ये बात अपने माइंड सेट में बिठा लो। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यार शायद लगता है कि यार डिस्काउंट की एंट्री बनने वाली है या प्रीमियम की एंट्री बनने वाली है, तो एक लाइन छोड़ दो जिसका मैंने छोड़ी है। अगली लाइन में शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करो कि कौन सी वैल्यू से? पार वैल्यू। अब मेरे को मेरी बात सुनो गौर से। शेयर्स टोटल कितने हैं? 1 लाख शेयर हैं। एक शेयर की वैल्यू की पार वैल्यू कितनी है? 10। तो मैंने कैपिटल कितने से क्रेडिट कर दिया? ऐसा ही है ना? अब आप एक चीज चेक करो कि डेफिशिएंसी किस तरफ है, डेबिट की तरफ है या क्रेडिट की तरफ है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट की तरफ है। तो सर जब क्रेडिट की तरफ डेफिशिएंसी होती है, तो याद रखिएगा कि वो आपका शेयर्स प्रीमियम है। वो आपका क्या है? शेयर्स प्रीमियम है। कितना है सर? 2 लाख रुपए। अब डेबिट क्रेडिट आपका बैलेंस हो गया। ये लॉजिक आपको समझ में आ रही है? हाँ, तो सर इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा कि जब भी आपको ये चीज बता, अच्छा अब सर ये बता कैसे चलेगा कि सवाल में डिस्काउंट है या सवाल में प्रीमियम है? अगर सवाल में तुम्हें वैल्यू बताए पहली चीज, या मिसाल के तौर पर मार्केट वैल्यू बताया, आने वाले ये देखो इस वाली तीसरी एंट्री में उसने मार्केट वैल्यू बताई है, तो ये इस बात का इशारा होता है या ये डिवेंचर का केस होगा, और सॉरी या ये प्रीमियम का केस होगा या ये डिस्काउंट का केस होगा। ठीक है?
अब आओ, अब दूसरी एंट्री देखो गौर से। अक्वायर्ड लैंड 6 लाख, ऐसा ही है। लैंड का ताल्लुक किससे? बढ़ता है तो डेबिट का अकाउंट। अब आप खुद देखो, मैंने इसको सिंपल डेबिट कर दिया। अब देखो इसने मेरे को आगे क्या बोला है कि मैंने 60,000 शेयर इशू किए और उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, ओरिजिनल वैल्यू भी कितनी है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, ना ये डिस्काउंट का केस है और ना ये प्रीमियम का केस है। क्यों? क्योंकि सर अभी आपको रूल पढ़ाया है, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है, सर मार्केट वैल्यू तो 10 ही दिखा रहा है और पार वैल्यू भी कितनी दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ना ही प्रीमियम है और ना ही, तो आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, आपने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, ये भी हो गया 6 लाख, सिंपल डन। अब आए से तीसरी एंट्री पे, परचेज मशीनरी 8 लाख रुपीज, सही है। और शेयर्स कितने इशू कर रहे हो? 65,000 के। एक शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है उस दिन मार्केट में? 12.5 रुपए। अच्छा, सवाल के स्टार्ट में क्या बोला हुआ है? द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज व्हाट। अब मेरे को बताओ, जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू है वो पार वैल्यू से ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो प्रीमियम का केस है डिबेंचर का केस है। एक्सेलेंट। अब एक काम कर लो, एंट्री कैसे स्टार्ट करें सर हमका? भाई सीधी सा है, मशीनरी का ताल्लुक किससे? एसेट से। तो बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ऐसा ही है ना सर। मशीनरी 8 लाख से डेबिट हो गई। ओके। शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल हमेशा कौन सी अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है? अभी रूल बताया था मैंने। शेयर्स कैपिटल हमेशा कौन सी अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है? पार वैल्यू से। सर कुछ भी हो जाए, प्रीमियम आए डिस्काउंट आए, शेयर कैपिटल किससे जाएगा? पार से ही जाएगा। तो सर 65,000 शेयर है, एक शेयर की पार वैल्यू 10 है, तो हमजा सर ये 6.5 लाख रुपए साइड पे हो। अब डेफिशिएंसी किस साइड पे? डेबिट पे क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। तो सर जो क्रेडिट पे डेफिशिएंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर्स। ऐसा ही है। कितने का प्रीमियम है? डन हो गया? यहाँ तक कहानी समझ में आती है? ओके। अब पांचवा पढ़ें। 20,000 शेयर इशू किए, ठीक है, इक्विपमेंट लेने के लिए। और उस दिन शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चली? 11 रुपए। अच्छा, जो इक्विपमेंट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 2,10,000। सर वापिस से एसेट ही है। सर ये तो सारे सेम नेचर के सवाल है बेटा, अभी तो इश्क है, सबर कर, बताता हूँ तेरे को। इक्विपमेंट कितने का है सर? 2,10,000 का है, ऐसा ही है। अच्छा, शेयर्स कितने इशू किए आपने? शेयर्स कैपिटल कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है? एक्सीलेंट। तो सर हमसे ये 2 लाख रुपए हो गए। डेफिशिएंसी किस तरफ है? क्रेडिट की तरफ। आएगा आएगा, डिस्काउंट होगा। हाँ डेबिट में। अच्छा, अभी तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी वैल्यू कितनी है? 90,000। शेयर्स कितने इशू किए हैं? 7,500। 10 रुपए वाला है। अब ये भी प्रीमियम का ही केस है। अब आपको पढ़ के अंदाजा होना शुरू। जैसा समझा, आप 7,500 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 75,000 आ जाएगा। और हमने आइटम 90,000 वाली ली है और 75,000 के शेयर इशू किए हैं, तो 15,000 हमने बचा लिए। बेसिकली जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं ना, इसको प्रीमियम और डिस्काउंट, मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि प्रीमियम जो बेसिकली है ना आप लोगों का, प्रीमियम आपकी इनकम नेचर है। क्या है? इनकम नेचर है। और डिस्काउंट आपका एक्सपेंस नेचर है। कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है? एसेट है। 90,000 का। शेयर्स कैपिटल 75,000। ओके। और शेयर्स प्रीमियम
आपका 15,000 डन। ये आपका मुकम्मल हो गया। ओके, तो ये था आपका किसका अकाउंट, ये किसका आपने एंट्रीज बनाई है। सही है, कॉर्पोरेट में आपने शेयर साइड की एंट्रीज बनाई है, किस तरीके से पैसा आ रहा है। अब एक बात याद रख लें, इसको भी अपने पास नोट कर लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। मिसाल जब हम बात कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पे प्रीमियम की, तो सर प्रीमियम का क्या मतलब होता है बेटा, प्रीमियम बेसिकली योर इनकम, ठीक है। लेकिन इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखा, ये बात याद है। आएगा ये इक्विटी साइड में आएगा, इसकी जब बैलेंस शीट भी बनती है वो भी इसका अपना स्टाइल है उसकी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। इसी तरीके से जो डिस्काउंट आपको मिलता है, और डिस्काउंट क्या चीज़ है भाई, सर वो डिस्काउंट बेसिकली योर एक्सपेंसेस। और याद रखिएगा ये एक्सपेंस भी आपका इक्विटी साइड पे आएगा, कहीं एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। हम्म, आसान है वो चीज़ है जो बंदा समझ के भाई, सीधी साफ सी बात। अब तीसरा सवाल है, आप देखें आपके पास वापस से आया है। आप देखें, आप सवाल पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं। सर ये भी तो उसके जैसा ही लग रहा है, हाँ ये भी उसके जैसा ही लग रहा है। इसके बाद देखो, अभी तो मैंने तुम्हें 2 करवाया है, तुम्हें 3 कराया, 1 नहीं कराया। चूंकि 1 ऐसा सवाल है जिसमें दोनों इम्पैक्ट शामिल है, ठीक है ना। तो पहले तुमको थोड़ा इधर से वार्म अप करके पक्का कर लूँ, फिर इंशाल्लाह 1 नहीं करवा, ठीक है। अब वापस से हमको वही फॉर्मेट अपना फॉलो करना है, एंट्री फॉर्मेट है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये वाला कलर ले लें। अब देखें आपके पास पहली ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, अक्वायर लैंड 7 लाख। अच्छा, पार वैल्यू इधर भी कितनी है, 10 रुपए, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना, ये आप लोग के बोर्ड में सवाल होते हैं तो इसलिए हम लोग 10 रुपए लगाते हैं। अभी दुनिया में ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो कि 10 रुपए का मिले, ठीक है ना। लेकिन एक अगर मिसाल के तो 1,000 रुपए की भी होती तो फिर हम भी इसको कंसिडर करते हैं, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, शेयर कैपिटल किसी से नहीं होगा। अगर तुमने शेयर कैपिटल को या मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रीमियम खो दोगे, सही है। तो अक्वायर लैंड लिया तुमने 7,000, 7 लाख का है, और 70,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले। तो सर जो पार वैल्यू चल रही है उसी दिन वही चल रही थी, तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। तो सर सीधी सीधी एंट्री है, तो ये तुम्हारा हो गया 7 लाख। ओके, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। परचेज फर्नीचर 30,000 रुपए, ठीक है। और शेयर्स कितने इशू कर रहे हो तुम, 25,000 के। और उस दिन शेयर की वैल्यू 12 रुपए चल रही है। प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है, प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है। पढ़ो, 3 लाख रुपए का फर्नीचर है, 25,000 शेयर्स दे रहे हो, शेयर की उस दिन वैल्यू क्या चल रही है। प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है। प्रीमियम का कोई तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक काम किया करो, ये जो तुम्हारी शेयर मार्केट वैल्यू है ना, इसको स्पार वैल्यू से कंपेयर कर लो, बस उधर ही फैसला हो जाएगा। अब फर्नीचर आया, मल्टीप्लाई में पढ़ोगे फंस जाओगे। फर्नीचर कितने का है सर, 3 लाख। तो प्रीमियम हो। अब 25,000 शेयर्स थे, मैंने 25,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर कितना आ गया, 2.5 लाख आ गया। डेफिशिएंसी किस तरफ है, डेबिट या क्रेडिट। तो डेफिशिएंसी आपके क्रेडिट साइड में, तो फिर प्रीमियम देंगे। जो ही कितना है, 50,000। अब देखो दोनों बैलेंस हो गया, हो गए। अब तीसरी पे आ जाओ भाई। अक्वायर प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख रुपए। अब शेयर्स कितनी इशू किए, 1,20,000। और उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, 11,000। अब देखते हैं, अब ये समझने वाला है प्लांट एंड मशीनरी। तो सर प्लांट एंड मशीनरी दोनों एसेट है,
1.5 लाख। केस तो प्रीमियम का ही है। शेयर्स कैपिटल कितने शेयर्स थे? 1,20,000। उस 10 रुपए का एक शेयर तो कितने हो गए ये? 12 लाख। अब पीछे कितने रह गए? पीछे आगे कितने रह गए? दिमाग चलाएं। 3 लाख रह गए। अच्छा, एक चीज आप गौर से देखें। आप आपके पास उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी? 11 रुपए। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? जो शेयर्स प्रीमियम आपको मिला है, जो शेयर प्रीमियम आपको मिला है, वो आपको 3 लाख का मिल रहा है। ऐसा ही है। क्या ये लॉजिकली सही है? देखिए गौर से देखिए, 15 लाख की मशीन है, 1,20,000 शेयर है, 10 रुपए का है, तो 12 लाख तो शेयर की हो गए। भाई बीच में फर्क कितने का रह गया? 3 लाख का रह गया ना। तो 3 लाख का फर्क रह गया, और एक शेयर पे आप 1 रुपया ज्यादा ले रहे हो। कितना ले रहे हो? जब एक शेयर पे आप 1 रुपया ज्यादा ले रहे हो, तो इसका मतलब है 1,20,000 का प्रीमियम मिला आपको। भाई टोटल शेयर कितने थे? 1,20,000। एक शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे आपने कितने लिए? 1 रुपया लिया ना। तो टोटल आपको बेनिफिट कितना हुआ? 1,20,000 का हुआ ना। एंट्री बेनिफिट कितने का दिखा रही है? इसका मतलब सवाल में गड़बड़ है। उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू, इसका मतलब 11 नहीं है। उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू, इसका मतलब 12.5 रुपए। सर ये 12.5 आपने कैसे निकाला? बहुत आसान था। जो 3 लाख का मेरा टोटल बेनिफिट था ना, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1,20,000 से। अब आप चेक कर लें, 12.5 रुपए 2.5 आएगा। ठीक है। या फिर इसको एक और, अगर सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा 2.5 आएगा। सही है ना? और अगर आपको 12.5 करने हैं, तो फिर आप 15 लाख को डिवाइडेड बाय 1,20,000 कर दें, तो 12.5 आ जाएगा। सही है। यानी पेपर में आपने ध्यान देना है, सिर्फ सॉल्व करके नहीं आ जाना। हाँ। अभी अगले सवाल आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा। अब देखें, ये बोल रहे हैं हमने डिलीवरी ट्रक परचेज किया है, और डिलीवरी ट्रक जो हमने परचेज किया है उसकी मार्केट वैल्यू है 1,90,000। सही है। अब आप देखें, 15,000 शेयर आपने इशू किए हैं। डिलीवरी ट्रक क्या है? एसेट। जो कि 1,90,000 का है। सर शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं आप? तो सर 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1.5 लाख। ऐसा ही है। अब प्रीमियम कितने का है? अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा कि कितने लोग ना ये वाली एंट्रियां जब बनाते हैं, तब बच्चों को ये सिखाते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट निकालो, उस एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करो। मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि जो फर्क बचे उससे खेलो बस। ठीक है ना? तो ये फर्क बचे उससे खेलो क्यों? क्योंकि उससे देखो, ये कभी गलत नहीं हो सकता। आप देखो, दिमाग चलाओ। उसने आपको क्या बोला है कि 13 रुपए की वैल्यू है। आप एक काम करें, 15,000 को मल्टीप्लाई करें 13 से, दो में आपको एक वैल्यू मिलेगी। जब 15,000 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ रही है वैल्यू 195। कितनी आ रही है? अब 195 वैल्यू आ रही है, और आपने 190 की आइटम लिया है, तो इसका मतलब है, अगर सर, अगर आप ये बोल रहे हैं कि उस दिन 13 रुपए का प्राइस चल रही थी, अब इन दोनों में से कोई एक प्राइस चेंज होगी। या तो इसकी प्राइस गिरा दो, या तो 195 है उसको सही कर दो। अब आपकी चॉइस है। और अगर मिसाल के तौर पे आप ये बारीकी नहीं पकड़ते हो, तो फिर एंट्री बना के ऐसे ही निकल जाओ। गलत तो नहीं होना ना? देखो शेयर प्रीमियम उसने मांगा है, उसने आपसे वेफर में शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशन। हाँ। लेकिन उधर फिर मैंने एक साइड को छेड़ा ना। मैंने देखे उसकी शेयर प्राइस को छेड़ दिया। मैंने उसकी, हाँ, आप सिंपल, जब आप ये हरकत करें तो आप मिसाल के तौर पर इधर एक स्टार बनाएं, और एक स्टार, जब सवाल एंड हो जाए तो आप स्टार बना के कोने में लिख दें कि भाई मैंने इसकी शेयर प्राइस चेंज की है, चूंकि इसकी वजह ये है कि ये चीज बनी।
वो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। आप 5वें पे आ जाए। 5,000 शेयर इश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ रहता था। अब इधर आए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का क्या मतलब है? हाँ, यानी हमको किसी को देने थे, यानी उधारी थी, ऐसा ही है। आप देखें, दिमाग हाजिर रखें, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है? डेबिट अकाउंट। तो अकाउंट पेएबल डेबिट, कितने से? 55,000 से। आपने शेयर्स कितने इश्यू किए? एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, तो ये 50,000 हो गए। अब दिमाग चलाओ, 55,000 की उधारी थी और शेयर्स कितने के दे दिए? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? हाँ, हमारा नुकसान हुआ, हमारा फायदा हुआ। 55,000 की शेयर उधारी दी और दिए हमने इसको कितने के शेयर? फायदा हुआ ना। आप देखो, आप लोगों से प्रीमियम और डिस्काउंट का रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली भी आप साउंड होने चाहिए हो, कि हाँ भाई, ये जल्दी जल्दी मैंने देखा क्रेडिट की साइड पे फर्क आया और मैंने प्रीमियम लिख के, चल मेरा भाई काम हो गया मेरा। नहीं, ऐसा नहीं करना। लॉजिकली अपने दिमाग को आगे रखना है। सही है। तो आज की क्लास हम इधर तक करते हैं, अगले क्लास में हम नया टॉपिक इसका अगले डिफरेंट सवाल करेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।